Hello students, our today's topic is financial planning. After financial decisions, our next topic is financial planning. Financial planning means deciding in advance how much to spend and on what to spend according to the funds at your disposal. कि हमें कितना अमाउंट स्पेंड करना है और किस चीज़ पे स्पेंड करना है, मतलब जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ इससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स हमारे मतलब मेन कंसिडर किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, डेटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडिड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। कि भाई किसी कंपनी को कितने फंड की ज़रूरत है कि वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सके। फर्स्ट। सेकंड, डेटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। कि भाई उसके बाद हमारे को सोर्स हैं वो कौन से, मींस ओनर्स फंड से या बोरोड फंड से, किस फंड से और किस पैटर्न की सिक्योरिटीज़ को हम इशू करें ताकि हम फंड को रेज कर सकें। एंड नंबर 3 इज़ डेटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। मतलब 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले डिसाइडिंग, मतलब कितनी फाइनेंस की नीड है, किस सोर्स से हम उसको अरेंज करेंगे और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। दीज 3 मेन पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं तीनों को। द फाइनेंशियल प्लानिंग्स बिगेन्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, की हमें कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर डू द सेल्स फोरकास्ट, कि वो सेल्स फोरकास्ट करेंगे। और उसके बाद इफ़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अपीयर्स टू बी ब्राइट एंड एक्सपेक्ट इंक्रीज इन सेल, कि अगर उन्हें लगेगा कि फ्यूचरली उनका जो प्रोस्पेक्टस है वो ज़्यादा अच्छा है, ब्राइट है, उससे सेल्स इंक्रीज होगी, देन फर्म नीड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ही वो उसकी अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, विच मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन सेल्स विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एंड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहला तो काम क्या है कि हमें रिक्वायरमेंट बताना कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट का पता लगाने के बाद हमें फिर क्या देखना है कि हम उसको कैसे रेज करेंगे। After estimating the requirement of funds, the next step of financial planning is deciding how to raise this finance, कि कैसे करेंगे। Finance may be internally generated by the business और capital may have to be raised from external sources। मतलब internally भी retained earnings से हम कर सकते हैं इसको, जैसा कि आपने dividend decision में पढ़ा था, या फिर इसको रेज कर सकते हैं external source like equity shares, preference shares, debentures, loan etc. से। Number 3, financial planning is border to scope as it does not end by raising estimated finance. It includes long term investment decisions, कि long term investment decision कैसे होंगे ताकि जो हमारी जो मेन फाइनेंस है, जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट और स्केयर्ड रिसोर्सेज है, वो ऑप्टिममली यूटिलाइज हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन टू अचीव द फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव्स। 2 ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने हैं। पहला तो है द इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दे आर रिक्वायर्ड, कि सबसे पहला काम तो है कि भाई हमारे पास फंड्स उस टाइम अवेलेबल हो जाने चाहिए जब कभी भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। और दूसरा, टू सी डैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, कि ये भी नहीं है कि हमें अननेसेसरीली हमें ज़रूरत है नहीं और फिर भी हमने फ़ंड्स को रेज़ करके रख लिया। दोनों का ध्यान रखना है कि अननेसेसरीली एक्सेस फंड रेज़ करके नहीं रखने हैं और हमारे पास जब कभी भी उनकी ज़रूरत हो हम उन्हें रेज्ड कर लें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट द सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स टू मेट डे टू डे एक्सपेंसेज एक्सेट्रा। इट इंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। Along with availability finance, financial planning also tries to specify the source of finance. Second में था हमारा excess funding is a bad as a inadequate or shortage of funds. If there is a surplus money, financial planning must invest in the best possible manner as keeping financial resources idle
इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं, मतलब किसी काम के नहीं है, खाली पड़े हैं, तो उससे हमें लॉस होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर plans, whereas short term planning are called budgets. Budgets include detailed plan for action for a period of 1 year and or less. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट नीड टू फेल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर. It helps in forecasting that may happen in future under different business situations. For example, if there is a prediction of 20% growth in sales, अगर हमें लग रहा है कि 20% सेल्स बढ़ जाएंगी, however, it may happen that growth rate turn out of 10% or 30%. The financial planners prepare the blueprints of these three situations of the business. That management must know what to do in each situation. कि हर एक सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, भाई उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, की फाइनेंस की जो हमारी जो है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, कोई भी वेस्टेज ना हो या डुप्लीकेशन एफर्ट्स नहीं होने चाहिए। लिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करती है। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। मेक इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंस। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास कि वर्ड कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में क्या मतलब कंपैरिजन है उसका। बेसिकली मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स फाइनेंशियल ऑफ मैनेजमेंट इज़ द वाइडर टर्म। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है, वाइडर टर्म है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक नोरो टर्म है, बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक सेगमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लसेस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बट लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या है, इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। स्कोप, इट्स अ वाइडर इन स्कोप, it's a narrow in scope. Objectives, its objective to manage all the activities related to finance. Its objective to ensure availability of funds when they were need और unnecessarily हम उनको raised ना करें। Our today's next topic is capital structure. Capital structure. Capital structure means the proportion of debt and equity. किसका proportion है students? डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। डेप्ट और इक्विटी में बता दूं आपको, जो ओनर्स फंड होते हैं, जो हमारे ओनर्स फंड हैं, उसको हम इक्विटी कहते हैं, मींस शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। और उसके बाद हमारे जो आउटसाइड मतलब मींस जो बोरोड फंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेप्ट। मतलब ये कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है हमें उस प्रोपोर्शन को सेट करना कि हमें अपनी कैपिटल, जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल है, कितनी फ्रॉम ओनर्स फंड चाहिए और कितनी फ्रॉम बोरोड फंड चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अ फर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, कि भाई कौन सा अच्छा है, वो तो उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि देखो हमने पहले ही पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि हमें सबसे पहले मेन फोकस किस पे करना है, हमें हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना है। तो जिससे भी उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो सके, वही जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेस्ट स्ट्रक्चर होगा। फिर भी कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं इसमें। जैसे कि देख रखा है कि डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। भाई दोनों ही क्या हैं, कॉस्ट और रिस्क के हिसाब से दोनों अलग हैं। और डेप्ट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट। भाई जो डेप्ट होता है, जो बोरोड फंड होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन वो रिस्की बहुत होता है। अगर इसके कंपैरिजन में देखें, सिक्योरिटीज़ वेयर एज इक्विटी अगर मान के चलो ओनर्स फंड है, आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़ हैं, वो एक्सपेंसिव, बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज़ फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वो उसमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। मतलब कॉस्ट के हिसाब से डेप्ट अच्छी है, रिस्क के हिसाब से इक्विटी अच्छी है। डेप्ट इज़ रिस्की। अब डेप्ट रिस्की क्यों है? बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज़ अ लीगल ओब्लिगेशन ऑफ अ
बिजनेस की भाई उसकी जो बोरोड फंड होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल रेगुलर बेस पे हमें पे करना होता है कंपनी को, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। अगर किसी केस में फेल करती है कंपनी तो उस केस में क्या होता है, एंड इफ़ द फर्म फेल्स टू मीट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट भी फेल करती है तो जो डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर है वो क्लेम कर सकते हैं एसेट्स पे, और इवनली वो कोर्ट में जाकर उस कंपनी को लिक्विडेशन मतलब उसके डिसोल्यूशन के लिए, उसके बंद करने के लिए भी एप्लीकेशंस को लगा सकते हैं। लेकिन अगर इक्विटी सिक्योरिटीज़ की बात करें वो सेफ़ होती है। कैसे? कि उसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि हमें डिविडेंड पे करना ही करना है शेयर होल्डर को। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको शेयर होल्डर को दे देंगे पैसे, अदरवाइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। भाई फाइनेंशियल रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इफेक्ट होती हैं इससे। अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ वन विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और विच ब्रिंग्स राइज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब जिससे भी इक्विटी शेयर्स होल्डर का बेनिफिट होगा वही बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। जनरली कंपनी यूज टू कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, उसको क्लेम क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब वही है डेप्ट अपॉन इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी with debt fund companies funds and earning increases because debt is a cheaper source of finance but it's very risky to involve more debt in capital structure। अगर वैसे देखा जाए तो देखो अर्निंग तो ज़्यादा होती है हमें डेप्ट में ही, क्योंकि डेप्ट हमारा चीपर सोर्स है, लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा है। और मोर डेप्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग ओनली। भाई अगर मान के चलो हम ज़्यादा डेप्ट को लेते हैं तो उससे अर्निंग तो इंक्रीज़ हो रही है। वट रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनी डेट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि कब तक हम इसको ले सकते हैं, अगर हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI है, ROI अगर हमारी रेट ऑफ जो हमारे पास इंटरेस्ट है उससे अगर ज़्यादा है तो डेट मीन्स हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमारी है कम, लेकिन जो हमने डेप्ट या बोरो कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा देना है, तो हमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। To provide that owner of company's gain on earning per share is more than when debt is involved in capital structure. We will take following example। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन किए हुए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें दे रखा है सिचुएशन 1 कि टोटल कैपिटल है 50 लाख, इक्विटी कैपिटल है 50 लाख, मतलब सारे के सारे पैसे इक्विटी शेयर से ले रखे हैं, डेप्ट है ही नहीं, टैक्स रेट 30% है, EBIT 7 लाख है। तो 7 लाख में से सबसे पहले टैक्स रिड्यूस हो जाएगा 2,10,000। वो 2,10,000 रुपये के ऊपर जो भी पैसे बच जाएंगे 4,90,000, 4,90,000 डिवाइड कर देंगे हम 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ऐसे ही सिचुएशन 2 सिचुएशन 3 आपको दे रखे हैं, आप उसको रीड करके देख लें। फैक्टर्स डेटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डेटरमाइन करने के टाइम पे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें माइंड में रखना चाहिए, जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो पोजीशन। अ डिसीजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, तो डेप्ट को वो चूज़ भी नहीं कर सकता है। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लोन। सम टाइम कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो। भाई प्रॉफिट तो है लेकिन कैश नहीं है फॉर मेकिंग पेमेंट्स। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट मैच विद द ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग पेमेंट, बिकॉज इफ कंपनी फेल्स टू मेक फिक्स्ड पेमेंट इट मे फेस इंसॉल्वेंसी। अगर वो फिक्स पेमेंट को नहीं पे कर पाती है तो डेट मीन्स इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन हो जाएगी। बिफोर इंक्लूडिंग द डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी मस्ट एनालाइज प्रॉपरली द लिक्विडिटी ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ICR, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कवर्स द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो है कि कितने टाइम्स हम इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट से। मींस हम लेंगे हमारा प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि वो प्रॉफिट जिसमें से ना तो टैक्स की पेमेंट हुई है ना ही इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, अपॉन में इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने 10 लाख रुपये कमाए हैं, कंपनी ने कितने रुपए का अर्न किए हैं, ₹10 लाख, और उसको इंटरेस्ट देना होता है 1 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपए की अर्निंग की है, EBIT 10 लाख है और जो इंटरेस्ट है वो 10,000 है। तो डेट मीन्स कंपनी कितनी बार
10 टाइम्स, कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट को कवर कर रही है? 10 टाइम्स। हाई ICR, अगर हाई ICR हाई है मीन्स कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड सिक्योरिटीज, वेयर एज लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड फंड। अगर कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई है तो वो ज़्यादा बोरोड फंड को प्रेफर कर सकती है, अदरवाइज लेस बोरोड फंड को प्रेफर करना पड़ेगा। फिर है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो DSCR मीन्स इज़ अ 1 स्टेप अहेड ICR, मतलब इससे एक और स्टेप आगे है। कैसे? ICR कवर द ऑब्लिगेशन टू पे बैक इंटरेस्ट, ये तो हम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट को पे बैक करने की कंडीशन है या नहीं है। तो DSCR मतलब कह रहा है कि इतनी रिटर्न्स हमारे पास हैं कि हम उस प्रिंसिपल अमाउंट को भी रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब जो हमने लोन ले रखा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है हमें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिशिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन में प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट obligations. If DSCR is high, then company can have more debt in कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कंपनी की DSCR हाई है तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल अमाउंट को टाइम पे दे सकती है, तो वैसे में हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू कंपनी टू रीपे इट्स डेप्ट। अगर वो लेस है तो इसका मतलब हमें इक्विटी शेयर्स पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर क्यूरिकल फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे? अगर हमारी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो कंपनी मस्ट प्रेफर डेप्ट। तो फिर डेप्ट में ही फ़ायदा है हमें। मान के चलो हमने पैसे बोरो किए हैं 8% पे, पैसे बोरो किए हैं 8% पे और हमारी रिटर्न है 15%, तो हमें 7% तो बचने ही बचने हैं। तो जितनी भी ज़्यादा हम उससे डेप्ट कैपिटल को बढ़ाएंगे उससे हमें फ़ायदा ही होगा। वेयर एज इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेप्ट, देन कंपनी शुड अवॉइड डेप्ट। फिर आता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कि भाई डेप्ट की कॉस्ट क्या है। इफ़ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर फर्म्स को बोरोड हो रहे हैं पैसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट विल प्रेफर मोर ऑफ डेप्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। फिर टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट मेक्स डेप्ट चीपर। अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो डेप्ट हमारे लिए चीपर है। एज इंटरेस्ट पेड टू डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम, क्योंकि जो उसको हम इंटरेस्ट देंगे उससे हमारी कंपनी की इनकम कम हो जाएगी और जो हमारा टैक्स है वो कम लगेगा। बट लेकिन डिविडेंड पेड करते हैं शेयर होल्डर पे, उस पर भी कंपनी को टैक्स पे करना होता है। तो अगर टैक्स रेट हायर होगी तो कंपनी के लिए डेप्ट जो फंड है वो ही चीपर होगा। कॉस्ट ऑन इक्विटी, अनदर फैक्टर विच हेल्प्स इन द डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑन इक्विटी, कि हमारी जो इक्विटी कॉस्ट है मीन्स ओनर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, कि वो अपनी अर्निंग पर शेयर क्या चाह रहे हैं। एज फार एज डेप्ट इज द इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर्स, देन वी कैन इंक्लूड द कैपिटल स्ट्रक्चर। बट व्हेन EPS स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, अगर EPS हमारा डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो इसका मतलब हमें उसमें डेप्ट को और ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी होती है? जब कभी भी हम सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड को रेस करते हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, जिसमें आता है एडवर्टीजमेंट, अंडर राइटिंग, स्टैट्यूटरी फीस एक्सेट्रा। तो हम ये देखते हैं कि जिस भी सोर्स की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी उसे ही हम चूज़ करेंगे। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क के हिसाब से मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी रिस्क होता है कि रिस्क के अगर बेस पे देखेंगे तो डेप्ट इज़ मोर रिस्की देन इक्विटी। डेप्ट इज़ मोर रिस्की देन इक्विटी। इफ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज़ लो, अगर बिजनेस का रिस्क लो है देन इट कैन रेज मोर कैपिटल बाय इशू ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज़। वेयर एज एट द टाइम ऑफ हाई बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क ज़्यादा हैं तो वैसे में हम सिर्फ इक्विटी पर ही डिपेंड रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेस ऑफ डेप्ट में रिस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोविंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमटेंसेस। मतलब कह रहा है कि इसमें कि ज़्यादा अगर हमने किसी डेप्ट को ज़्यादा ही लोन ले रखा है, बोरोड कर रखा है फंड, तो उसके बाद हम फर्दरली बोरोड नहीं कर सकते पैसे को। तो इसके लिए हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए कि कुछ हमारी बोरोइंग पावर बची रहे, ताकि अगर मान के चलो कुछ अनफोर्सिन सर्कमटेंसेस होते हैं उस कंडीशन पे भी हम पैसे को कर सकें। फिर आता है हमारा कंट्रोल।
द इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ कंपनी एंड दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी. इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू कंप्लीट कंट्रोल देन दे शुड प्रेफर टू डेप्ट. अगर मान के चलो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि सारा कंट्रोल उन्हीं के पास रहे, तो वो क्या करेंगे, वो डेप्ट को ही प्रेफर करेंगे, लोन को प्रेफर करेंगे. अगर उनके इफ़ दे डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल देन दे मे गो फॉर इक्विटी शेयर्स. अगर वो चाहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल कहीं भी जाए, तो वो हम इक्विटी शेयर्स पर भी जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थे आज हमारे 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.